अवसर के अनुसार बदलने वाले में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसके अंदर एक पंडित भी रखा जाता है। मतलब अवसर के अनुसार मौका प्रश्न जिसे कहेंगे, उसमें एक ऑप्शन पंडित के साथ बोलना पड़ रहा है कि आप एक क्वेश्चन सेट करते हैं, सर्टेन क्वेश्चन में अवसर के समान बदलने वाले मौका प्रश्न भी आप उसमें ऑप्शन में देते हैं। तो ऐसी मूवीज़ बनाते हैं, आप घूसखोर पंडित बना देंगे, आप अवसर के अनुसार बदलने वाले के ऑप्शन रखेंगे। रेप होता कि वो सवर्ण थी और 5 दलितों ने मिलकर के उसका रेप किया और कुएं में फेंक दिया। और वहाँ सबसे बड़ी बात आप सोचिए कि वहाँ के एसपी साहब क्या कह रहे हैं कि वो तो कुएं में कूद के मरने वाला एक प्रसिद्ध समुदाय से है, जिस समुदाय के लोग वहां पर चुनाव लड़ते हैं। मैं करप्शन इन जुडिशरी को देखते हुए सारे अधिकारियों को बुला लिया था। उसी तरीके से ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट को सारे लोगों को बुला लेना चाहिए कि किसने यह क्वेश्चन डाला। और ये ब्राह्मणों को टारगेट करने से पहले राजपूतों की तलवारों से गुजरना पड़ेगा। ये नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में। और मुद्दा दोस्तों एक यूपी के एग्जाम का है, जो कि दरोगा की भर्ती के लिए जो एग्जाम थे, उसके अंदर एक प्रश्न आता है जिसके ऊपर विवाद खड़ा हो गया। डिप्टी सीएम और सीएम साहब को भी जवाब देना पड़ा। वो प्रश्न कुछ इस तरीके का था, अवसर के अनुसार बदलने वाले में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसके अंदर एक पंडित भी रखा जाता है। मतलब अवसर के अनुसार मौका प्रश्न जिसे कहेंगे, उसमें एक ऑप्शन पंडित का भी रखा। आप देख सकते हैं, अब जिस तरह का भी एक फिल्म भी आई थी घूसखोर पंडित, और कहीं ना कहीं टारगेट और यूजीसी का चल ही रहा है। अब एक तरफ से बताया जा रहा है कि जी बीजेपी की सरकार और इस तरीके की बातें कैसे हो रही हैं, क्या अधिकारियों की मिलीभगत है या क्या है, क्योंकि अब डिप्टी सीएम और सीएम साहब का भी इसके ऊपर खंडन आ गया और एक तरह से जवाब मांगा गया है। इस तरह की चीज़ें की जा रही है। लेकिन वहीं हमारे साथ सीएम जी हैं और आशीष जी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र भी रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में अब प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इन लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से देख रहे हैं, आखिर ये यूजीसी और ये बांटने वाली प्रक्रिया ही नहीं है तो और क्या है, कि अवसरवादिता में फिर पंडित और भी कोई कास्ट नहीं। मैं इससे पहले सिर्फ एक शब्द से अपनी बात शुरुआत करना चाहता हूँ, रामचरितमानस की एक चौपाई से, कि विप्र वंश की यश प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हें डराई। ये जितना टारगेट जिस भी समाज के जिस भी लोग हैं, जो समाज को बांटने वाले लोग हैं, जितना भी आप ब्राह्मणों को टारगेट करते जाओगे, वो उतने ही निडर होते चले जाएंगे, अभय होते चले जाएंगे। रीज़न इसका मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, इस बात को इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, कि आप एक क्वेश्चन सेट करते हैं, सर्टेन क्वेश्चन में अवसर के समान बदलने वाले मौका प्रश्न भी आप उसमें ऑप्शन में देते हैं। तो ज़रूरी था कि पंडित ही ऑप्शन में रखते। क्या आप पंडितों की ये छवि आप क्वेश्चन दे करके नहीं बना रहे हैं कि अवसर के अनुसार बदल देने वाला, अवसर के अनुसार बदलने वाला पंडित या किसी भी जाति को आप कैसे टारगेट कर सकते हैं? मैं कह बिल्कुल सही बात है। हाँ। यही तो मूल सवाल है। आप समझिए, जब पेयर प्रेशर इनके ऊपर बिल्ट हुआ तो ऑनरेबल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी का इस पे खंडन आया कि इस पर एक्शन होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने भी खंडन किया, नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ चंद लोग हैं इनके ऑफिस बियरर, जो लगातार सरकार को डिफेम करना चाह रहे हैं। उनकी एक माइंड सेट है कि सरकार कैसे बदनाम हो, सरकार को एक टारगेटेड वे में कि आप टारगेट करो। आप समझिए कि ये कहीं ना कहीं जो ऑफिस बियरर हैं, इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स वो जातिवादी मानसिकता से ग्रसित हैं। उनको ये सरकार चुभ रही है। भाई तुम वहाँ से घुसपैठिए और कहाँ से इन सब चीजों को रोकोगे, जब यही नहीं रुका तो देखो करते तो सब अधिकारी हैं, लेकिन जवाब दे तो है ना सरकार की है। आखिर सरकार ने इस पर कड़ा खंडन किया और एक्शन भी लेगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बीजेपी का कोई ऑफिस बेरर नहीं हूँ। लेकिन इस बात से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इनके ऑफिस बियरर ये वो लोग हैं जो जातिवाद पे नहीं बात करते। ये वो लोग हैं, इनके विचार परिवार के वो लोग हैं जो केवल और केवल सनातन संस्कृति पर बात करेंगे, सभ्यताओं को, कल्चरल प्रिविलेज और कल्चरल हेरिटेज को बचाने की बात करेंगे। आप जब एक समाज को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या वो समाज राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंडर नहीं आता है? क्या आप किसी भी कोई भी हो, आज हर आदमी के सर्टेन निगाह में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज ही क्यों? मेरा सवाल सिर्फ ये है। आप ऐसी मूवीज़ बनाते हैं, आप घूसखोर पंडित बना देंगे, आप अवसर के अनुसार बदलने वाले के ऑप्शन रख देंगे, पंडित रख देंगे उसमें। तो मैं क्यों ना मानूं कि आप एक जातिगत आधार पर ग्रसित मानसिकता के लोग हैं। आपको एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, आपकी मानसिक रोगी हो चुके हैं आप। आपने एक नैरेटिव फैला दिया है कि सबसे ज़्यादा अत्याचार जो परसिक्यूशन करने वाली कास्ट है वो ब्राह्मण है। क्या ब्राह्मणों ने आपके साथ ऐसा क्या ड्रैकोनियन कर दिया है? ब्राह्मणों ने आपके साथ ऐसा क्या गलत कर दिया है? ब्राह्मण समाज वो समाज है जिन्होंने अपनी हड्डियां गला दी। महर्षि दधीचि से लेकर के आज तक, चंद्रशेखर आज़ाद जी तक, ब्राह्मणों ने हमेशा देश को जोड़ने की बात करी, कभी तोड़ने की बात की ही नहीं। अगर वो तोड़ने की बात करते और उनको सत्ता की लोलुपता होती तो वो चंद्रगुप्त को कभी राजा ना बनाते, क्योंकि चंद्रगुप्त को राजा बनाने वाला भी चाणक्य भी एक ब्राह्मण था, एक चुटियाधारी था।
आपकी सरकार में किसी को सिखा पकड़ कर उचार के फेंक रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, ब्राह्मणों का लगातार अपमान हो रहा है। ये एक राष्ट्रीय दुख की बात है। तो फिर हमने अभी कृष्णानंद की बात में इसका मतलब सत्यता जब इस तरह की चीज हो रही तो उनके साथ अगर भी इस तरह से किया गया, मैं कभी भी मैं ग्राउंड रियलिटी मैं तो ये ऑब्जर्वेशन दे ही रहा हूँ, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट मैं ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ कि मैं कभी भी उस कोई भी अनइथिकल प्रैक्टिस को, चाहे वो पुलिस के द्वारा हो, चाहे वो समाज के द्वारा हो, कभी उसको प्रोत्साहित नहीं करूंगा। वो जो घटना हुई वो गलत था, प्राइमा फेसाई दिख रहा था उसमें, आपकी पुलिस ने गलत किया। उनके बटुकों की सिखा पकड़ के आपको किसने अधिकार दे दिया भाई? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, आपके ऊपर एक्शन ले ले तो आप क्या जवाब देंगे? सरकारें चेंज होती रहती है, पहले सपा की सरकार भी रही, बसपा की भी रही, तो क्या ये अधिकारी वगैरह जो है ये अंदर राजनीति करते हैं क्या? है ये चीज? कुछ लोग हैं, आपको मैं बता तो रहा हूँ। अभी वो वर्मा जी का आपने एग्जाम्पल सुना ही था, उन्होंने ओपन भरे मंच से ये बात कहा था संतोष जी ने कि ब्राह्मणों की, जब तक हमारी ब्राह्मणों की बेटियों के संबंध नहीं बनेगा, जब तक इस्टेब्लिश नहीं होगा, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं होगा, तब तक उनको रियल फ्रीडम फील ही नहीं होगी। आप बात किस पर करेंगे? अगर ऐसे ही ब्यूरोक्रेट और ऑफिस बियरर थे उत्तर प्रदेश सरकार में जिन्होंने ये परीक्षा को सेट किया, क्योंकि माइंडसेट इनका वही है। इनका वो जो माइंडसेट है ना, प्रीजुडिस माइंडसेट है, पहले से ही पूर्वाग्रह में ये ग्रसित हैं कि इन्होंने सबसे ज़्यादा मेरे साथ गलत किया, ड्रैकोनियन किया, और उसी पर ये ठीकरा फोड़ रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए वही यूजीसी वाली चीज़ मेरा मानना है कि जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 महीनों से आप लगातार देख रहे हैं चीज़ों को। जैसे सबसे पहले वहाँ बटुकों को मारा गया, उनकी चोटी उचार के मारी गई, उसके बाद फिर उनके ऊपर पाक्सो भी लगा शंकराचार्य जी के ऊपर, फिर यूजीसी आता है, अब यहाँ पे घूसखोर पंडित मूवी आई, उसके बाद फिर एसआई वाले पेपर में अवसर के हिसाब से बदल जाने वाला कौन, तो ऑप्शन इन्होंने पंडित दिया। तो बीजेपी गवर्नमेंट, आरएसएस, ये सब पता नहीं क्या इन लोगों को हो गया। लगातार एक विशेष कास्ट को हमें ऐसा लगता है कि सोची समझी साजिश है कि टारगेट करने की। साफ दिख रहा है कि डिप्टी सीएम और सीएम ने तो खंडन किया, तो वो क्या अधिकारी के करा जा रहा है या इन्हीं की? देखिए, खंडन उन्होंने तब किया जब लगातार कुछ ब्राह्मण संगठनों के द्वारा दबाव बनाया गया, विरोध किया गया, क्योंकि 27 में चुनाव है, उन्हें भी पता है कि हमें वोट लेना है, इसलिए खंडन किया गया, ना कि वो इसलिए कि वो गलत है कि सही है, वो अलग विषय है। लेकिन ये बना पेपर इन सभी के मार्गदर्शन में बनता है पेपर, सभी को पता है ब्यूरोक्रेट्स किसके हैं, आपके ही ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, अलग से वो दूसरे ग्रह से तो आ नहीं रहे हैं। तो ये सब पता नहीं क्या एक घृणित मानसिकता समाज को तोड़ने की लगातार जारी है। जैसे कि यूजीसी के द्वारा समाज को लगातार तोड़ा ही गया। जैसे आप देख लीजिए आज कैंपस के हालात कैसे हैं, उस पर तो स्टे लगा है अभी 19 तक, 19 के बाद देखो क्या उसमें फैसला आता है। बाद बाकी इनको लगातार यही चल रहा है कि एक संगठन, एक विशेष कास्ट को पता नहीं क्यों पंडित के ऊपर टारगेट, खासकर पंडित। जैसे वर्मा जी की एक वीडियो और अभी कल परसों में वायरल हुआ, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की बेटियों से शादी करो, उसके बाद उन्हें पवित्र करो, क्या क्या, मतलब कि जैसे एक सारण में सवर्ण लड़की का रेप भी हो गया, कोई उसमें कोई भी दलित संगठन या कोई भी संगठन बोलने का नाम नहीं ले रहा। बिहार के सारण में एक लड़की का रेप होता क्योंकि वो सवर्ण थी और 5 दलितों ने मिलकर के उसका रेप किया और कुएं में फेंक दिया। और वहाँ सबसे बड़ी बात आप सोचिए कि वहाँ के एसपी साहब क्या कह रहे हैं कि वो तो कुएं में कूद के मर गई, रेप हुआ ही नहीं। तो ऐसी मानसिकता के साथ लगातार समाज को टारगेट किया जा रहा है, जो कि गलत है। समाज में, संविधान में सभी के लिए इक्वलिटी दी गई है, सभी के लिए आर्टिकल 14 है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक विशेष समाज को टारगेट करेंगे तो समाज चुप रहेगा। बाकी उसके लिए हम लोग कानूनी लड़ाइयाँ लड़ ही रहे हैं। सीएम जी, मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि क्या ये इसकी ताकत है कि हिंदू कहीं ना कहीं एकजुट होता जा रहा है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि भाई अगर नहीं किया तो एकजुट हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल मैं घोषित रूप से ये कह रहा हूँ। मैं सरकार को पहले ये मेरे विचार परिवार की सरकार है, बीइंग अ विचार परिवार की सरकार होने के नाते मैं इसको चेताना चाहता हूँ कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युग युग। जब आप अधर्मियों की संख्या बढ़ेगी तब इनको सही करने के लिए कोई ना कोई, अब तो बात कल की अवतार या भगवान की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे ऑफिस बियरर आएंगे जो इन पर लगाम लगाएंगे, नकेल कसेंगे, और इनको मतलब समाज के वो लोग जो समाज को तोड़ना चाह रहे हैं जातिगत आधार पर, उनको ये हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि कल्चरल आइडेंटिटी के नाम पर, सनातन के नाम पर देश जुड़ रहा है लगातार। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि एक बीज बो रहे हैं नफरत का, जातिवाद के नाम पर समाज को फिर से तोड़ दो। सेम पैरेलल चीज़ पर आप चलिए, हिंदू धर्म पर बड़ा अच्छा टारगेट कर देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण है ना, वो समाज की एक रीढ़ का काम करता है, बैकबोन का काम करता है, वो समाज को संगठित करने का काम करता है। तो सबसे अच्छा है कि ब्राह्मणों के खिलाफ एक नफरत की भावना सारे समाज में भर दो, ताकि इनके खिलाफ एक मूवमेंट क्रिएट हो जाए, ताकि संस्कृति टूट जाए, सनातन टूट जाए। अब मैं बता रहा हूँ, आपकी है हिम्मत, आप सेकुलरिज्म के झंडावरदार हैं, समाज के ठेकेदार हैं,
तो आप सेम पैरेलल पर दूसरे समाज के लिए क्यों नहीं बोलते? वहाँ पर भी तो 27 फिरका है और एक भी फिरका ऐसे दूसरे के खिलाफ नहीं है जिसने फतवा ना जारी किया हो, उसके खिलाफ आप नहीं बोलेंगे। वहाँ जातिवाद इनको ख़त्म नहीं करना है, जातिवाद कहाँ ख़त्म करना है। मैं और बीइंग अ ब्राह्मण और बीइंग अ ब्राह्मण समाज का मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ जातिवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जब एक जाति को सिर्फ इस नाम से टारगेट करेंगे क्योंकि वो ब्राह्मण है इसलिए वो गलत है, तब फिर जातिवाद बढ़ेगा, इससे समाज एकजुट नहीं होगा। और ये साजिश है, ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। ये फॉरेन फंडिंग्स आती हैं, इनको फंड दे दे करके जागृत कराया जाता है ताकि आप ये विरोध करो। पत्रिकाओं से लिखाए जाते हैं, कलमकार, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार तथा कथित सेकुलरिज्म के सूरमा ये आकर के बयानबाजी करते हैं। क्यों? क्योंकि समाज एकजुट ना हो। समाज एकजुट हो जाएगा तो क्वेश्चन करने लगेगा, अपनी कल्चरल आइडेंटिटीज को प्रिजर्व करेगा। यूजीसी के लिए जो प्रोटेस्ट हुआ था लगातार ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा था और देखा किस तरह के बयान आया कि भाई इनके साथ होना चाहिए, इन्होंने बहुत जाति की, तो कहीं उसी का भी खामियाजा, उसी का मतलब असर है क्या? अब आप समझिए, नहीं ऐसा एक तो ये नहीं लोग है। पता नहीं कौन सी किताब में पढ़ लिए हैं कि 2000 सालों से सताया गया है। आज तक वो किताब लाके दिखाइए, किसने बता दिया 2000 सालों से कोई किताब होनी चाहिए ना? कहीं किसी ने तो बताया होगा 2000 सालों से। हाँ, मैं मानता हूँ समाज में हर जगह कुछ नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं जो ऐसी मानसिकता से घृणित हैं, लेकिन एक पूरे समाज को उस दृष्टि से नहीं देखा जा सकता कि आप पूरे समाज को टारगेट कर लो। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे सामने की बात है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का खुद हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ऐसे नारे लगे कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर, बाकी सारे DS4, ऐसे नारे लगे। मेरे सामने की बात है। अब आप बताइए, अगर यूजीसी की उस इक्विटी सेल में या उस गाइडलाइन में ब्राह्मण और बनिया की रेमेडी कहाँ है? क्या वो सवर्ण होना पाप हो जाएगा क्या? उसके सामने, आपके सामने आपको गाली दी जा रही है, उसके लिए पीनल एक्शन नहीं है, उसके लिए विश्वविद्यालय में कोई कमेटी नहीं है। मैं एक आह्वान करता हूँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, आप जातिगत आधार पर बनाइए, ठीक बात है, किसी का परसिक्यूशन कोई ना करे, लेकिन केवल ब्राह्मणों को आप परसिक्यूटेड डिक्लेयर कर दो कि ये परसिक्यूशन करने के लिए बनाए गए हैं, ये ऑपरेसर हैं, ये केवल ऑपरेस करेंगे बाकी कास्ट को, तो ये कहाँ से जस्टिफाई है? आपके सामने नारा आप सुनाई दे रहा है आपको, इस पर आपने क्या एक्शन लिया? या फिर आप एक्शन भी लेना चाहें तो किस कानून से लेंगे आप? क्योंकि है ही नहीं। आपने गाइडलाइन तो ला दी, और आपको मैं बताऊं, ओबीसी कम्युनिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा SC/ST केस है। आपने उस ओबीसी कम्युनिटी को इंक्लूड कर दिया किसमें? यूजीसी के एक्ट में कि ओबीसी SC/ST सारे लोग रहेंगे। काट दिया किसको? जनरल को, सवर्ण को। अब आप बताइए, अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट SC/ST के साथ परसिक्यूशन करता है तो उसकी रेमेडी क्या होगी फिर? और क्या गारंटी है कि ओबीसी का कैंडिडेट परसिक्यूशन नहीं करेगा? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखी। अभी मैं विशाल जी से भी बात करता हूँ, अभी वो व्यस्त हैं, तो अब हमारे साथ विशाल जी जुड़ गए हैं। वही अफसर के अनुसार बदलने वाले ऑप्शन के अंदर जो आया है पंडित जी का नाम, एक घूसखोर पंडित, और यूजीसी का लगातार चल ही रहा है मैटर। अब 19 तारीख को सुनवाई भी है, तो ये क्या सीएम साहब इससे अवेयर नहीं है? कब तक चलता रहेगा? और ये यूजीसी का ही कुछ ना कुछ ये रूप दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि जब हम हिंदी शब्दकोश में पंडित का अर्थ भी देखते हैं तो उसमें आता है अति बुद्धिमान। तो जो समाज में सर्वश्रेष्ठ है, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, उसे पंडित की उपाधि दी जाती है। और इस वाक्यांश के साथ अगर पंडित शब्द का एक उदाहरण आ रहा है तो मैं मानता हूं कि यहां पर गलती हुई है। जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी के मैटर में जिस समय करप्शन इन जुडिशरी को देखते हुए सारे अधिकारियों को बुला लिया था, उसी तरीके से ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट को सारे लोगों को बुला लेना चाहिए कि किसने यह क्वेश्चन डाला, और आगे से उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रद्द कर देनी चाहिए। उनको कोई भी पेपर बनाने को नहीं देना चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर जो पंडितों का अभी जिस तरीके से गलत महिमा मंडन किया जा रहा है वो बंद होना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी अगर कोई है इस धरा पर तो वो पंडित और ब्राह्मण समाज ही है। यह बात सभी को मान लेना चाहिए। और जो लोग नहीं मान रहे हैं या फिर जो लोग इसके ऊपर मजाक बना रहे हैं वो लोग गलत कर रहे हैं। और इसमें पीपच की जरूर मंशा है, क्योंकि वाराणसी के अंदर इसी दरोगा परीक्षा में एक केस और सामने आया है। मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं, एक हिंदू व्यक्ति का कलावा काटा गया, और वो कला काटने वाला एक प्रसिद्ध समुदाय से है, जिस समुदाय के लोग वहां पर चुनाव लड़ते हैं। और जबकि इसके लिए डीजीपी को, आईजी को, सबको मुख्यमंत्री जी का निर्देश गया था कि किसी का कलावा नहीं कटना चाहिए, उसके बाद उसने जानबूझकर काटा। उसको वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट को पूरी लिखित में उनकी की गई है कंप्लेन, और आगे चलकर हो सकता है कि हम लोग मांग करें कि उनको
तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। जब इतना क्लियर गाइडलाइन था, उसके बाद किसी का कलावा काटने की क्या जरूरत थी? क्या आप यह दर्शाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू विरोधी सरकार है? क्या आप यह दर्शाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पंडित विरोधी सरकार है? कभी आप दिखाएंगे कि केस को खींच लिया, कभी आप दिखाएंगे कि पंडित शब्द के लिए ऐसे कर दिया, कभी आप दिखाएंगे कि शंकराचार्य को पॉक्सो के केस में फंसा दिया। ये सब गलत धारणा फैलाई जा रही है। आगे आने वाले चुनावी माहौल को देखते हुए ये सब किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके पहले भी मैं बता दूं, जब SIR चल रहा था, एक BLO जो कि SIR का काम कर रहा था वो यादव समुदाय से था, उसकी किसी कारणवश अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है, जो कि बहुत ही दुखी है, मतलब निंदनीय है, दुखी है, जो भी कह लीजिए काम के प्रेशर की वजह से। लेकिन बाद में उनके भाई ने क्या कहा कि मुख्यमंत्री जी का फोन आया था कि OBC का नाम काट दो, बस जनरल का नाम रखो, इसीलिए मेरा भाई टेंशन में मर गया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला, चुनाव जिताने वाला सिर्फ जनरल कास्ट का है जो OBC का नाम काट दो? सवाल तो यही उठाया ना, आप कैसे घुसपैठियों को और इन सबको रोकेंगे, रोहिंग्या को, जब आपसे अपने अधिकार ही नहीं संभल रहे हैं तो कुछ भी कर देंगे, किसी को भी अंदर घुसा देंगे। नहीं, जब आप इससे ऐसी चीजों पे रोक लगा पाए एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ एक चीज चलता है, वो है संविधान। दूसरा चीज चलता है लॉ एंड ऑर्डर, और इसके साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, चाहे अधिकारी ही क्यों न हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और यही देश के अंदर भी चल रहा है। आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी ने कितने सफाई से ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया था जो NCERT में जानबूझकर ये दिखाना चाहते थे कि करप्शन इन जुडिशरी एक चैप्टर ही बना दिए थे और देश के संविधान को, देश के जुडिशरी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। और वो लोग जब कोर्ट में गए थे तो उनके आंख में पानी था, आंसू था, वो लोग कांप रहे थे खड़े होने में। ऐसा ही काम ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट को करना चाहिए। अगर कोई नहीं करेगा तो हम लोग स्वयं इसमें रीट फाइल करेंगे और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने के लिए कहेंगे। और हमें पूरा मानना है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जरूर कॉग्निजेंस लेगा और ऐसे मैटर में सुनकर सही निर्णय देगा, जिससे कि आगे के लिए नज़ीर बने और कोई इस चीज़ को मजाक न उड़ा पाए। जिस तरीके से चीज़ आपने अभी याद भी दिलाई, कलावा वाला एक केस हुआ और घूसखोर पंडित हुआ और UGC का लगातार प्रोटेस्ट, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के बिल्कुल ये अगेंस्ट जाती हुई चीज़ें हैं। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर जोर ज़्यादा है, तो कैसे आप जैसे डिप्टी CM और CM का इसके ऊपर ऐतराज़ तो आया, लेकिन सवाल वही उठता है कि इन चीज़ों को रोका क्या जाए, क्योंकि फिर अगर ऐसी चीज़ें घटनाएं होती रहेंगी और वही चीज़ अभी मुक्तेश्वर की भी हुई, उनके भी फिर इसका मतलब जो थे आरोप वो भी गलत नहीं थे, अधिकारियों ने किया है उनके साथ। देखिए, एक बात मैं इसी पर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारत का जो युवा है बहुत ही समझदार, बहुत ही पढ़ा लिखा और 21वीं सदी का युवा है। ये किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। कितनी बार बिहार के चुनाव से लेके, उत्तर प्रदेश के SIR से लेके, बंगाल के चुनाव से लेके या फिर तमिलनाडु के मस्जिद बनने से लेके बार बार कहा गया कि अब भारत का युवा जेन-जी प्रोटेस्ट करेगा, अब भारत का युवा इसे नेपाल और श्रीलंका बना देगा, अब भारत का युवा बांग्लादेश बना देगा। लेकिन इस देश का युवा अपने देश के साथ खड़ा था। ठीक उसी प्रकार इस देश का युवा सत्य के साथ खड़ा होगा। इस देश की युवा को पता है कि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये सब साजिशें रची जा रही हैं, चाहे कलावा काटने का हो, चाहे पंडित को बदनाम करने का हो, चाहे UGC का कानून लाके हो, क्योंकि UGC का कानून लाने वाला जो मेन अधिकारी हैं वो दिग्विजय सिंह जी हैं और दिग्विजय सिंह को बताने की जरूरत नहीं है कि वो किस पार्टी से हैं। तो कहीं ना कहीं जो फाइनल ड्राफ्ट था UGC के कानून में, जो फरवरी 2025 का था, अगर वो आता तो UGC का कानून अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ कानून होता। लेकिन लास्ट टाइम पर उसमें चेंजेस करके जानबूझकर पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे सजग होना पड़ेगा कि कांग्रेस के लोग किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर घुस जा रहे हैं और इस तरीके की कमियों को निकालकर लोगों के बीच भर्त्सना करा रहे हैं। नहीं तो अब तक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ऐसी सरकार सदियों सदियों तक नहीं आई थी, ऐसा नेतृत्व सदियों सदियों तक नहीं आया था और ऐसे लोग मंत्रालय में कभी नहीं आए। तो जो देश की जनता को पहली प्राथमिकता देते हो, जो देश के गरीबों को पहली प्राथमिकता देते हो और भारत को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात अनवरत सोचते रहते हो, तो ये लोग समझ चुके हैं भारत का जो यूथ है वो कभी भी भारत के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ, अपने राष्ट्र के खिलाफ, अपनी मातृभूमि के खिलाफ नहीं जा सकता। कुछ डफली वाले हैं जो डफली बजाए, उससे हम लोगों का कुछ लेना देना नहीं है जी। जिस तरीके से आपने देखा जंतर मंतर प्रोटेस्ट, कॉलेज के अंदर प्रोटेस्ट, कहीं ना कहीं ब्राह्मण को खास टारगेट किया जा रहा है। ब्राह्मण के ऊपर वहाँ लड़कियों को भी देखा, उनके भी तिवारी और सब, तो कहीं ना कहीं कलावा काटना हो गया। अब इस तरीके से घूसखोर पंडित, और अब
पंडित के ऊपर। देखिए, ब्राह्मणों को टारगेट करने से पहले राजपूतों की तलवारों से गुजरना पड़ेगा, ये सबको अवगत करा देना चाहता हूं। और ऐसा कोई नहीं है इस धरती पर जो कि अभी इस समय ब्राह्मणों का कहीं से नेस्ता नाबूद कर दे। उसके लिए मैं बता दूं, यूपीएससी 2025 का रिजल्ट जो अभी 2026 में आया है, सबसे ज्यादा टॉप करने वाला अकेले एक कास्ट का कोई व्यक्ति है तो वो ब्राह्मण है। वो जितने सीट पाए हैं उतने कई लोग मिलकर भी सीट नहीं पाए हैं, ये लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि भारत में जातिवाद के नाम पर लड़ाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि हम कटेंगे, अब बटेंगे तो कटेंगे। अगर हम एक हैं तभी सेफ हैं। और उसका जीता जाता उदाहरण हमने उत्तम नगर में भी देख लिया कि कैसे एक दलित समुदाय के बच्चे को जबरदस्ती 40 लोगों ने मिलकर मार दिया। वो ये नहीं देखने गए कि ये सिया है कि सुन्नी है, किस खान है कि कौन सा है, गद्दी है, वो सब मिलकर एक बच्चे को मार दिए। और हम सिर्फ इसलिए बढ़ जाते हैं कि उस मुस्लिम ने कर दिया तो मैं चंद्रशेखर हूं, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुस्लिम हमारा वोट है, मैं ये हूं तो मैं विरोध नहीं करूंगा क्योंकि मुस्लिम हमारा वोट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको एक साथ एक मंच पर खड़ा होना पड़ेगा। प्रोटेस्ट में हिंदू तो दिखाई दिए जी, हिंदू दिखाई दिए। यही मैं कहना चाहता हूं कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। कहां गए चंद्रशेखर रावण, जो छोटे छोटे बात में कपसाड़ में जब मेरठ में कांड हुआ था तब तो वो दौड़ते हुए नजर आ रहे थे, पुलिस पकड़ते हुए छावनी लगानी पड़ी उनको रोकने के लिए। आज कहां चले गए? उत्तम नगर की इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरे देश से हिंदू नेता आ गए, कहां गए चंद्रशेखर रावण? क्यों नहीं मिले? क्यों किसी पब्लिक मन से नहीं बोले? इजराइल का युद्ध के लिए तो वो बोल दे रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका को हम सबक सिखा देंगे। यहीं दिल्ली के अंदर क्यों नहीं सबक सिखा रहे हैं? यहीं लोगों से क्यों नहीं जाके मिल रहे हैं? हैदराबाद से एक व्यक्ति आ जाता है, वो यह बात कह देता है कि हम इनके लिए पैसा जुटाएंगे, और उस व्यक्ति का नाम सलमान खान है। और यहीं दिल्ली के अंदर ही रह के, संसद सत्र में ही रह के चंद्रशेखर रावण कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब निंदनीय है। लोगों को समझना चाहिए कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने जो एक नारा दिया था कि हिंदू सनातन एकता यात्रा के दौरान सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग एक धारे में पिरोकर चलें, उसी को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ये यूजीसी का कानून नहीं आता तो मैं बता रहा हूं आज के समय में पूरे हिंदू एक हो गए होते और इसको कोई अलग नहीं कर पाता। कोई आईएएस का इंटरव्यू लेने वाला कहता है कि चैट जीपीटी हिंदू जो सवर्ण है उनको ज्यादा दिखाता है। कोई आईएएस अधिकारी कहता है कि पहले अपने पंडितों की बेटियों को लाओ हमारे साथ, ऐसे करो, शादी करवाओ, तब हम मानेंगे कि देश में समानता है। तो ये सब भाषा देश के अंदर स्वीकार योग्य नहीं है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जो दलित समुदाय से आते थे उनको भी पढ़ाने वाला एक ब्राह्मण ही है, और वो ब्राह्मण ने अपने पूरी फाइनेंस को लगाकर उनको पढ़ाया, तब देश का संविधान बना है। नहीं तो उनको पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। जो विदेशों से कई सारी डिग्री भी लेकर आए बाबा साहब, आज भी उन्हें पूछते थे बाबा साहब जब तक जिंदा थे अपने गुरु को, अपने पिता समान गुरु को और पैसा लगाने वाले, फंडिंग करने वाले ब्राह्मण को पूछते रहे, और बाद में उन्हीं को कह दिया गया कि ब्राह्मण विरोधी थे बाबा साहब। तो अंत में क्या लग रहा है, कहीं कहीं मतलब एकजुट होने का सिलसिला शुरू हो गया है कि जो डर बना हुआ जिस तरह की चीजें हो रही हैं, कहीं एक हिंदू एक होता दिखाई दे रहा है क्या? कुछ डर नहीं, कोई डर दहशत नहीं है। नहीं, इसकी वजह से जितना हो रही है कि तोड़ा जाए भाई, एक हो रहा है। जितना वोट उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी पाकर इस बार 2027 में जीतेंगे, पूरा इतिहास बदल देंगे। कभी ऐसी जीत, प्रचंड जीत नहीं हुई होगी। और मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ हिंदू, मुस्लिम महिलाएं भी वोट देंगी, क्योंकि वो भी हलाला से उब चुकी हैं, वो भी ट्रिपल तलाक से उब चुकी हैं, वो भी 4 विवाह से उब चुकी हैं, वो भी इंस्टेंटली तलाक देने से उब चुकी हैं। तो मुस्लिम महिलाएं भी अपनी सुरक्षा के लिए जरूर योगी जी को वोट करेंगे। और जैसे ही उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू हुआ है, मैं मानता हूं कि योगी जी जब सरकार में आए तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए, 2 बच्चे 1 शादी, यह नियम जरूर पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। तो आपने देखा जिस तरीके से आज पंडित को लगातार टारगेट किया जा रहा है, और यूजीसी का अब 19 तारीख को सुनवाई भी होनी है सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर हमारी नज़र बनी हुई है। तो देखें आप जिस तरीके से बार बार पंडितों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। सभी जूनियर और सीनियर अधिवक्ताओं ने सिलसिलेवार जवाब दिया। आप कैसे देखते हैं और आप क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।